कि मैं दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाएगा। उसके कदम यही नहीं रुके, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक शोध भी कर डाला। मेरे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लगभग 1.5 साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर शोध कार्य किया, वो गुमनामी बाबा के रूप में। इनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर किसी मानव काया का अंतिम संस्कार होता ही नहीं है। चालीस साल 28 दिन अज्ञातवास में काटा। भगवान राम से भी बड़ा वनवास इनका था। सरकारों को पता है पूरी तरह। आईबी की फाइलों में सब कुछ है, कुछ गोपनीय नहीं है। एक ऐसा पुलिस का जवान जिसने साहित्य की सेवा के लिए वीआरएस ले लिया, उसके कदम यही नहीं रुके, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक शोध भी कर डाला। मौजूदा समय में लखनऊ में रहने वाले अशोक पांडे अनहद, इनकी चर्चा उस समय भी खूब हुई थी जब इन्होंने लखनऊ के लिए लखनऊ एंथम सॉन्ग का निर्माण किया था और उसे आवाज़ दी थी मशहूर बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने। हमारे साथ एशियन न्यूज़ पर मेहमान हैं अशोक पांडे अनहद जी। इनके जीवन पर कुछ चर्चा करेंगे, इनके शोध कार्यों को लेकर कुछ बात करेंगे। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, आपको भी नमस्कार और एशियन न्यूज़ के समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। चलिए बातों की शुरुआत करते हैं। पुलिस विभाग में आप रहे जी, वीआरएस ले लिया, साहित्य में इतना क्यों डूब गए? इतना मतलब कहाँ से मन बना आपका कि साहित्य की इतनी सेवा करनी है कि नौकरी से ही, वो भी पुलिस विभाग जैसे? साहित्य से रिश्ता तो मिश्रा जी मैं कहूँ तो छात्र जीवन से ही रहा मेरा। पुलिस में तो मैं बाद में आया, 1992 में पीएससी की सेवा में आया था मैं, और बाद में सिविल पुलिस, जनपदीय पुलिस में चला गया था बतौर एसआई। तो ये पढ़ाई के समय से ही मैं लेखन से जुड़ा रहा और 2001 में मेरी पहली किताब आ गई थी। 2025 आते आते मेरी 10 पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो ये रिश्ता शुरुआत से रहा मेरा। परिवार क्या कुछ कहता रहा जब साहित्य की सेवा करते थे? पुलिस की नौकरी, छुट्टियां नहीं मिलती हैं। पुलिस विभाग को कहा जाता है कि पुलिस विभाग में अनुशासन इतना महत्वपूर्ण होता है कि और चीज़ों के लिए स्थान नहीं मिलता। साल साल भर वही एक कलर की वर्दी, कभी बदलने का मौका नहीं मिलता है, परिवार से मिलने का मौका नहीं मिलता। इतना सब एडजस्ट कैसे किया? यही जो विविधता थी पीएससी की सेवा में, आज यहाँ कल वहाँ, खाना बदोशी जीवन। तो लेखन का इसने मुझे पर्याप्त मौका दिया, भरपूर मौका दिया। परिस्थितियाँ, दृश्य, हालात, कभी पहाड़, कभी प्लेन, कभी अयोध्या, कभी लखनऊ, तो इस तरह की जो ड्यूटियाँ होती थी, इस तरह के इस स्थानों पे जाकर जो ड्यूटी की जाती थी, तो उससे लेखन को मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियाँ मिलती थीं और उनको अपने लेखन में, शुरुआत में मैं कविता लेखन करता था। मेरी 7 पुस्तकें तो कविता की ही हैं और मंचों पे भी आना जाना। तो इसी प्रकार सब सामंजस्य बिठाए रहा दोनों में और कभी बाधा नहीं बनी पुलिस की नौकरी मुझे। बाद में मैं कार्यालय में आ गया। 2001 में लखनऊ आया सीतापुर से। सीतापुर पोस्टिंग थी मेरी 2nd बटालियन पीएससी में। 2001 में मैं 35वीं बटालियन में आ गया था लखनऊ। और फिर जुड़ गया मैं डीजीपी कार्यालय से, डीजीपी महोदय के गोपनीय कार्यालय में। करीब 13 साल मेरी सेवा वहाँ रही और अधिकारियों का भी मुझे सानिध्य मिलता था, उनका सहयोग मिलता था। तो लेखन में कभी मेरे बाधा नहीं पहुंची। निरंतर समानांतर, न तो नौकरी ने साहित्य को डिस्टर्ब किया और ना ही साहित्य ने मेरी नौकरी को डिस्टर्ब किया। और परिवार भी अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, ईश्वर की कृपा से सबका सहयोग मिला मुझे। तो ये चलता रहा लेखन। आपके जीवन के एक अधिकारी रहे जी। संभवतः उस समय आप बाराबंकी में वाचक पद पर भी तैनात थे।
आईपीएस दिनेश सिंह से आप थे। जी। आपने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया था, उन्होंने आपके पूरे परिवार को बुला लिया था, वीआरएस नहीं लेने दिया था। वो किस्सा थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। और जब परिवार से मिले वो, क्या उन्होंने कहा? क्योंकि जब हम लोगों की उनसे बात हुई थी, बड़ा कहते थे यार वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया, हमारा दिमाग डिस्टर्ब। वो थोड़ा सा किस्सा बताइए संक्षेप में। ये श्री दिनेश सिंह साहब का प्रेम था मेरे प्रति, उनका स्नेह था, बहुत सम्मान देते थे, बहुत स्नेह देते थे। वो उनका जो सोचना था एक अभिभावक की तरह, एक अभिभावक जो अपने परिवार के विषय में, अपने बच्चों के विषय में सोचता है, श्री दिनेश सिंह साहब का वो सोचना था। चूँकि 2024 में मैंने 31 अगस्त को वीआरएस लिया है, उस समय मेरी नौकरी लगभग 9 साल शेष थी बची हुई। तो उनको लगता था कि आदमी नौकरी ढूंढ रहा है और ये आदमी नौकरी छोड़ के जा रहा है, 9 साल बची हुई सेवा। तो वो इस बात के प्रति थोड़ा चिंतित थे। करीब 4-5 महीना उन्होंने मुझको टरकाया कि नहीं, अभी इस पर विचार करिए आप अनाहत जी। अच्छा, और साहित्य से संबंधित एक प्रकार से काम कह लीजिए, जैसे वहाँ मंच संचालन वगैरह, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वगैरह की परेड का संचालन, ये सब मैं ही किया करता था। इस वजह से लगाव विशेष रूप से उनसे रहा। जो सांस्कृतिक आयोजन होते थे या जो भी कार्यक्रम होते थे जनपद स्तरीय, तो माइक मैं ही संभालता था। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने पहला शब्द यही कहा था, फिर यहाँ माइक कौन संभालेगा, चले जाओगे तो। फिलहाल उनका प्रेम, वो कुछ दिन तक प्रयास किया कि मैं वीआरएस ना लूँ, ये उनकी सदेच्छा ही थी। और जब जान गए कि ये अशोक मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने परिवार वालों को बुला के, बच्चों को वो बुला के उनसे सहमति ली। उन लोगों ने भी वो भी सहमत थे कि नहीं ले, चूँकि बच्चे तीनों मेरे 3 बेटे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सब एडजस्ट थे। और हाँ, साहित्यिक नाम सत्यम शिवम सुंदरम के 3 बेटे सत्यम शिवम सुंदरम। जी, बहुत बढ़िया जी। तो फिर इन लोगों की भी यही सहमति थी कि ले ही लें, क्योंकि सब से नौकरियों में थे। उसके अलावा सबका शादी ब्याह मैंने समय से कर दिया था। साहित्य सेवा करने का मेरा मन था कि स्वतंत्र रूप से साहित्य सेवा और समाज सेवा कुछ की जाए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वैसे भी हमारे यहाँ 51 साल के बाद वानप्रस्थ की व्यवस्था है, तो मुझे लगा कि अब 51 के ऊपर जा रहा हूँ, तो वानप्रस्थी जीवन जिया जाए समाज और परिवार में रहते हुए। मंदिर जो सुल्तानपुर में बनवा रहे हैं, वही कहीं उसी की झलक तो नहीं है? निश्चित रूप से मेरी योजना में मिश्रा जी ये भी था। हम लोग भी पत्रकार हैं, तमाम जानकारी जो है अपने सब्जेक्ट की निकाले रखते रहते हैं। नहीं, आप तो हमारे, आपका भी बड़ा स्नेह मुझे मिला है बाराबंकी में। आप बराबर हम लोग संपर्क में रहते थे। और तो मेरी गतिविधियों से वाकिफ तो रहते ही थे आप, और वैसे भी खोजी पत्रकार हैं आप। जहाँ धन्यवाद। निश्चित रूप से आप की पत्रकारिता बिल्कुल अलग प्रकार की पत्रकारिता है जो मैंने देखा पाया। तो मंदिर निर्माण की भी योजना, मेरी कुछ योजनाएं थी वीआरएस लेने से पहले। अच्छा। जिसमें सबसे पहला काम मेरे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मेरे दूसरे आदर्श चंद्रशेखर आज़ाद जी। मेरा मन था कि इन पर कुछ काम किया जाए। तो वीआरएस लेने के बाद, पहले से तो मैं थोड़ा बहुत कर ही रहा था, वीआरएस लेने के बाद मैंने स्वतंत्र रूप से लगभग 1.5 साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर शोध कार्य किया। वो गुमनामी बाबा के रूप में, उनको भगवान जी कहते थे लोग, अयोध्या में 16 सितंबर 1985 तक रहे। मैं एक एक स्थान पर उनके रहने के वहाँ पर। हाँ, 18 अगस्त 1945 के बाद से उनका अज्ञातवास का जीवन शुरू होता है। 40 वर्ष 28 दिन 16 सितंबर 85 को उनका देहावसान होता है अयोध्या के राम भवन में। श्री शक्ति सिंह जी उसके मालिक हैं उस मकान के। वो अयोध्या का जो बस अड्डा है फैजाबाद का, तत्कालीन फैजाबाद का, उसके ठीक बगल में वो मकान है। और वहीं पर इन्होंने अंतिम श्वास ली। तो जहाँ जहाँ ये रहे अपने अज्ञातवास में भारतवर्ष में, तो उन प्रत्येक स्थलों पर जाने का मैंने प्रयास किया और उन प्रत्येक व्यक्तियों से मिलने का मैंने प्रयास किया जो इनके संपर्क में रहे किसी न किसी रूप में। जी। अच्छा। तो एक तो ये था। दूसरा उद्देश्य, अब मंदिर की जो आप चर्चा किए, मेरा मन था, मैं माँ दुर्गा का पुजारी हूँ।
उनका भव्य मंदिर, उनका एक भव्य मंदिर बनाने का मेरा मन था अपनी ज़मीन में, अपने गांव में। जनपद सुल्तानपुर में आहदा मेरा गांव है, मोतिगरपुर थाने के अंतर्गत। तो वहाँ फिर मैंने ये नेताजी का जब काम संपन्न किया, पहली किताब मेरी एक गुमनाम योद्धा नाम से आई, ये पुस्तक है 272 पेज की। मैंने इसमें एक एक चीज़ें खोल के रखा है नेताजी से संबंधित, कोई भी पढ़ेगा तो। मैं अभी तो पुस्तक को पढ़ा नहीं हूँ और प्रयास करूंगा कि इसको पढ़ूंगा। आपकी कई इससे पहले भी पुस्तकें मैं पढ़ चुका हूँ। जी जी। नेताजी की बात आई है, कई कमीशन बने थे। हाँ, अनाथ जी, जी जी। जहां तक संभवतः मुझे याद है कि अयोध्या वाले की जांच मुखर्जी आयोग के द्वारा की गई थी। जी जी। तमाम बिंदु स्पष्ट नहीं हो पाए थे। हाँ। उन आयोग की कमीशन की रिपोर्ट भी आपने संभवतः कुछ ना कुछ पढ़ी होगी। क्या कुछ नेताजी के लिए क्या कुछ खास मिला आपके शोध में जो सबसे अलग आपको लगता है? इसमें 3 कमीशन बने जी। शुरुआत में शाहनवाज आयोग, शाहनवाज जी नेताजी के साथी रहे, बाद में कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे और मंत्री रहे केंद्र में। तो पहला कमीशन उनके नेतृत्व में बना। दूसरा कमीशन बाद में खोसला आयोग बना। तो इन लोगों ने कोई निर्णय नहीं दिया। मुखर्जी आयोग 1999 में गठित हुआ। 2005 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। अटल जी ने इसका गठन किया था। 2006 में ये पटल पर लाया गया। बहुत कुछ कहना चाहते थे वो, लेकिन सत्ता जो चाहती है वो करना पड़ता है, कोई भी आयोग हो, कोई भी संगठन हो। मतलब मुखर्जी आयोग बहुत कुछ कहना चाह रही थी, हाँ, लेकिन वो चीज़ सामने नहीं आ पाई। आप मिश्रा जी एक वीडियो आज भी आप अभी गूगल यूट्यूब पर सर्च करेंगे मुखर्जी के नाम से, मुखर्जी साहब के नाम से, तो वो आएगा उसमें, जिसमें वो खुल के कह रहे हैं। एक अमलान कुसुम घोष जी फिल्म मेकर थे, वो उनके कमरे में गए थे उनसे वार्ता करने, और गोपनीय कैमरा लेके गए थे। उनको पता नहीं था मुखर्जी साहब को कि कैमरा चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं 100% सहमत हूं कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। यूट्यूब पर उपलब्ध है। अच्छा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप देखिएगा। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इतना दिया कि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू में कोई भी विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, यानी नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में नहीं हुई है। इतना तो वो कह ही गए अपनी रिपोर्ट में। तो क्या नेताजी वापस गए थे? नेताजी 18 अगस्त 1945 को नेताजी अज्ञातवास में चले गए हैं। नेताजी की अपनी बनाई हुई रणनीति थी। वो 23 अगस्त को, जो मेरे शोध में मिला है, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने अध्ययन किया, जो मैंने लोगों से मिलके महसूस किया, आज भी बहुत से लोग 16 सितंबर 1985 को उनकी मृत्यु होती है, लगभग 40 साल होने जा रहे हैं। तो उस समय उनके संपर्क में जो लोग रहते थे, किसी की उम्र 50 साल थी, किसी की 40 साल थी, किसी की 35 साल थी, तो आज वह लोग 70, 80, 85, 90 तक के हैं। बहुत से लोग जीवित हैं। इसमें से बहुत से लोगों से मैं मिला। उसमें जो तत्कालीन एसएसपी हुआ करते थे फैजाबाद, या मंडलायुक्त हुआ करते थे, इन लोगों से भी मैं मिला, कई लोगों से। अच्छा। तो सभी लोग ये जीवित हैं। तो बहुत लोगों से मैं मिला, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। वो उनकी अपनी गढ़ी हुई कहानी थी विमान दुर्घटना की। अंग्रेज़ों को, अमेरिका को भ्रमित करने के लिए वो चले गए थे रूस, और 23 अगस्त को जापान के रेडियो ने घोषणा कर दी कि नेताजी का विमान 18 अगस्त को दुर्घटनाग्रस्त हो गया ताइहोकू में। ऐसा आपको नहीं लगता है कि जो घोषणा ऑन रेडियो हुई थी, क्योंकि उस समय जहां तक मुझे याद है जापान नागासाकी हिरोशिमा वाला जो परमाणु अटैक हुआ, और वहां पर मुसोलिनी, तोजो, ये सब लोग भी, कुछ ऐसा नहीं लगता, जैसे भी हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आई एम नॉट फुली श्योर, कि ये रेडियो की घोषणा कुछ समय बाद हुई? ये 18 अगस्त 1945 को इनके विमान के दुर्घटना की कहानी कही जाती है कि 18 अगस्त को ये इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और 20 को इनके अंतिम संस्कार की बात कही जाती है वहाँ ताइहोकू में। हाँ, तो और घोषणा आप सही कह रहे हैं कि ये घोषणा होती है 23 अगस्त को। बताया जाता है कि 18 को ये 5 दिन बाद। 5 दिन बाद। तो ये क्यों की जाती है? ये इसीलिए घोषणा की जाती है, ये नेताजी की अपनी जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो से मिलकर ये उनकी कहानी गढ़ी हुई थी कि मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊंगा
तो उसके बाद आपके रेडियो से, आपके समाचार पत्रों से ये घोषणा कर दी जाएगी कि नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, वो मारे गए हैं 18 तारीख को। इससे अमेरिका और ब्रिटेन भ्रम में पड़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के दुश्मन नंबर 1 थे नेताजी। मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर लड़ रहे थे उनसे। तो मित्र राष्ट्रों में जर्मनी का तानाशाह हिटलर, वो हमारा मित्र था, उसको हम दूसरी निगाह से देखते हैं। और मित्र राष्ट्र वाली जो पूरी कहानी थी आप वो बता रहे हैं। धुरी और मित्र राष्ट्रों में विश्व युद्ध चल रहा था, तो पूरा संपूर्ण विश्व बंटा हुआ था, लगभग 70 देश उसमें लड़ रहे थे मिलके। तो हमारे नेताजी जो थे वो धुरी राष्ट्रों के साथ थे। इनको लगा कि विश्व युद्ध चल रहा है, इसमें ये लाभ लिया जा सकता है, भारत को आज़ाद कराया जा सकता है। तो ये निकल गए थे 16 और 17 जनवरी की। इतना सब कुछ जो भी हुआ उस दौरान भी नेताजी के मस्तिष्क में यही चल रहा था कि भारत को ऐसे आज़ाद कराया जा सकता है। नेताजी विलक्षण व्यक्तित्व थे, अवतारी पुरुष थे, जो यहाँ हमारे, हालांकि किसी का योगदान कम करके नहीं आंका जा सकता ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, लेकिन नेताजी सबसे अलग सोचते थे। इनको नज़रबंद किया गया था एल्गिन रोड कलकत्ता स्थित इनके आवास में। मैं अभी 11 जनवरी को उनके आवास पर भी गया था उनको नमन करने। वो कमरा मैंने देखा। इन्होंने योजना बनाई कि इस कमरे में मैं अज्ञातवास करूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं, एकांतवास करूंगा। उसी में उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस से मिल के योजना बनाई। 16 और 17 जनवरी की आधी रात को घर से निकले। अंग्रेजी खुफिया पुलिस की नज़र इन पर बनी हुई थी, फिर भी अपनी जर्मन वांडरर कार जो उनके घर पे खड़ी है आज भी, उसमें बैठे और धीरे से आधी रात को निकल लिए। गोमो होते हुए दिल्ली, पेशावर होते हुए, काबुल होते हुए रूस से जर्मनी पहुंच गए। वहाँ हिटलर से इनकी मुलाकात होती है। हिटलर का सहयोग काफ़ी मिलता है। इटली के मुसोलिनी से इनकी मुलाकात होती है और उन सब की सलाह से फिर ये जापान आते हैं। जनरल तोजो, वहाँ के सम्राट हिरोहितो जी, इन सब का नेताजी को पूर्ण सहयोग मिलता है। ये सब मारे जाते हैं उस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। हिटलर ने आत्महत्या कर ली, मुसोलिनी को वहाँ की जनता ने मार दिया भागते हुए। जनरल तोजो, जब जापान पर 6 और 9 अगस्त को ये परमाणु बम गिरा दिया गया, तो 15 अगस्त को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने को गोली मार ली उन्होंने। यद्यपि वो मरे नहीं, उनका इलाज हुआ। 48 में उनको फांसी पर लटकाया गया। इसी श्रेणी में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अगर वो पकड़े जाते, पाए जाते, तो उनके साथ अपमानजनक व्यवहार होता। और हमारे नेताजी एक अलग व्यक्तित्व थे। ये ना तो आत्मसमर्पण का रास्ता इनको स्वीकार होता था और ना ही आत्मसम्मान के प्रति कोई समझौता नहीं। तो इन्होंने ये रास्ता चुना अज्ञातवास में जाने का, और अज्ञातवास में जाने के बाद भी ये भारत की मदद किसी न किसी रूप में हमेशा करते रहे हैं। पांडे जी, आए थे हम आपके साहित्य की चर्चा करने और आपने पूरा राष्ट्रीय बिंदुओं पर और राष्ट्र भावना का ऐसा संचार कर दिया कि बिल्कुल हम उसी में डूब गए। आप जिस तरीके से आपने शोध किया वो सारे दृश्य, मैं सही कहूँ आपसे कि हम लोग भी अपने जब छात्र युग में थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हम लोग भी छात्र रहे, तो हम लोग 2 ही 3 सब्जेक्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद, आचार्य परमहंस, तो इन लोगों को पढ़ना, और उसमें नेताजी की जो एक छवि रहती थी हम लोगों के मन में हमेशा एक सैनिक की तरीके की आती थी कि कोई एक ऐसा था जो देश के लिए बिल्कुल खुद को लुटाने को तैयार है। तो निश्चित ही आपने बहुत अच्छा शोध किया और आपने उत्सुकता बढ़ा दी कि इस पुस्तक को हम पढ़ें, और निश्चित बात है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैं इसकी टिप्पणी भर लिखूंगा, प्रयास करूंगा आपके ऊपर मैं कुछ लिखूं, इतना तो मैं अभी काबिल नहीं हूं, लेकिन प्रयास रहेगा। अच्छा, इसी विषय पर थोड़ा सा बात और करते हैं। अयोध्या के गुमनामी बाबा की आपने चर्चा की। उत्तर प्रदेश में क्या मिला आपको कि ये कहाँ कहाँ और गए, किन लोगों से संपर्क में रहे? क्या आरएसएस एक जो विंग थी उससे भी कुछ मिलता है? हाँ, ये 1951 में जो अध्ययन करने पर या जगह जगह जाकर इनके संपर्क में रहे लोगों से मिलने पर जो मुझे मिला, मुझसे पहले भी हमारे कई मित्रों ने इस पर शोध की कार्य किया है, लेकिन मैंने अपने जो स्तर से पाया उसमें इनका आगमन नेपाल के रास्ते भारत में होता है। 1951 के आसपास ये भारत में आते हैं, भारत का भ्रमण भी करते हैं। इनके कमरे से एक नक्शा पाया गया है। 2760 वस्तुएं इनके कमरे से मिली हैं। अयोध्या जो राम भवन में जहाँ रहते थे, एक एक वस्तु
चीख चीख कर कहती है कि हाँ, जो यहाँ रह रहे थे वो नेताजी थे। तो उसमें भारत भ्रमण के इनके हाथ द्वारा बनाए हुए गत्ते पर बनाए गए नक्शे प्राप्त हुए हैं। ये भारत में कहाँ कहाँ और विश्व में कहाँ कहाँ गए हैं, 2 नक्शे प्राप्त हुए हैं। तो 1951 के आसपास इनका यहाँ आगमन होता है भारत में। नेपाल के रास्ते, नेपाल नरेश से इनके संबंध अच्छे थे। उनके एक पुरोहित थे पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी, अपने सिद्धार्थ नगर के रहने वाले थे। वो इनको लेकर भारत में प्रवेश करते हैं। और जो सबसे पहला मुझे मिला, इटावा में एक सती माता का मंदिर है। इटावा, उस मंदिर में करीब 2.5-3 महीना 4 महीना रहे हैं नेताजी। वहाँ भी रहे, वहाँ रहे। सुरेंद्र सिंह चौधरी साहब वहाँ के एक राजा साहब हुआ करते थे, वो उनके संपर्क में रहे। और फिर वहाँ से ये मैनपुरी चले जाते हैं। मैनपुरी भी मैं गया। मैनपुरी में अद्यप वो स्थान अब मिले नहीं, सब कॉलोनियाँ बन गई हैं बांट दी काट के। तो मैनपुरी में इनके होने की बात मिली। उसके बाद अयोध्या, ये फिर लखनऊ आ जाते हैं नेताजी। हाँ, लखनऊ में श्रृंगार नगर में एक मकान है सरदार जी का, आज भी वो मकान है। उस मकान पर मैं गया। उसकी तीसरी पीढ़ी सरदार जी मौजूद हैं। हालांकि वो मीडिया वगैरह से मिलने से थोड़ा सा कतराते हैं। मैं गया, वो मिले। नहीं तो आपने पहले ही इशारा कर दिया, हम आपको साथ में लेकर चलेंगे ना। हाँ, तो मैं बिल्कुल चलेंगे। तो उस मकान में, वो वही श्रृंगार नगर उस समय नया नया मोहल्ला बस रहा था। ये कहानी है लगभग 55 के आसपास की। और कैसरबाग में एक डॉक्टर साहब हुआ करते थे, गुरमुख सिंह सरदार जी, उन्हीं का मकान था वो। किराए पर वो उसमें रहे। यहाँ रहने के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे, उन लोगों से भी संपर्क में होने की बात कही जाती है नेताजी के, और तंत्र साधक हो गए थे। उससे पहले ये ज्ञानगंज, तिब्बत, हिमालय क्षेत्र में इन्होंने तपस्या की थी भारत में प्रवेश से पहले। फिर श्रृंगार नगर में वो करीब 2.5 साल रहते हैं। यहीं पर बस्ती के रहने वाले पंडित राजकुमार मिश्र, उनका इंटरव्यू मैंने लिया है, लगभग 2-3 इंटरव्यू मैंने लिया है, अपलोड किया है यूट्यूब पर। राजकुमार शुक्ल जी की उम्र उस समय 6 साल की होती है। उनकी माताजी विधवा हो जाती हैं अचानक, और वो पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, जिनकी मैंने चर्चा की, उनकी बेटी हैं। अच्छा। पंडित महादेव प्रसाद मिश्र नेताजी से परिचित थे, इनके त्याग से परिचित थे, इनके बलिदान से परिचित थे, इनके ब्रह्मचर्य से परिचित थे। वो जानते थे कि ये ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं। शादी की बात जो कही जाती है उसका भी प्रमाण मैं दूंगा। अभी मैं मिल के आया हूँ तरुण मुखर्जी साहब से कलकत्ता में, वो भी नेताजी से मिलने आते थे। उन्होंने पहला प्रश्न किया था इनसे कि तुम्हें मालूम है किससे मिलने आए हो? बताए हाँ। तो जिससे मिलने आए हो उसके फर्जी लड़की और फर्जी पत्नी पैदा की जा रही है, कभी तुम लोगों ने कोई आंदोलन किया उसके खिलाफ? नेताजी खुद कह रहे हैं। तो ब्रह्मचारी व्यक्ति थे वो। उनकी, आप एन इंडियन पिलग्रिम, थोड़ा सा विषय अंतर कर रहा हूँ, पढ़ लीजिए आप। उसमें भी उन्होंने अपने भाई को लिखा है पत्र कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा। तो महादेव प्रसाद मिश्र जी अपनी लड़की को यहाँ ला के छोड़ जाते हैं भगवान जी की सेवा में, कि बेटा तुम्हें इनकी आजीवन सेवा करनी है। विलक्षण व्यक्तित्व हैं, उन्होंने इशारा किया भी होगा। राजकुमार शुक्ला जी 6 साल की उम्र में हैं, उम्र के थे उस समय, और उन्हीं के साथ राजकुमार शुक्ला जी बड़े हुए, 85 तक उनके साथ रहे। वो सारी बातें बताते हैं। यहाँ नेताजी आते हैं चश्मा बनवाने। आज आप कैसरबाग में जाइएगा तो BN बैजल ऑप्टिकल्स, दाहिने साइड में चौराहे पर ही 1888 की वो दुकान है। नेताजी वहां पर चश्मा बनवाने आते हैं, भगवान जी के रूप में यहाँ पर। उनका जो चश्मा हमेशा फोटो में दिखाई पड़ता है, वहां चश्मा बनवाने आते हैं वो। और जब पगड़ी उतारते हो चश्मा पहनने के लिए तो पहचान लिए जाते हैं वहाँ लोगों ने, अरे नेताजी नेताजी, सब पैरों पे उनके गिरने लगते हैं। वो चूंकि उनको तो छिप के रहना था, भाग के अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो गाड़ी से आए थे, वो चाहे सुरेंद्र चौधरी साहब के द्वारा मुहैया कराई गई हो या सरकार के द्वारा कराई गई रही हो, तो उसमें जाके बैठ जाते हैं। मतलब ये भी एक यहाँ से प्रमाण मिल जाता है कि नेताजी की जो तस्वीरें हम लोग सोशल मीडिया पर, और एक समय में ग्रीटिंग भी चलती थी, उस पर जो चश्मे वाली छपती थी, हाँ, या पोर्ट्रेट्स जो बनते हैं, हाँ, वो फोटो कहीं ना कहीं मैच करती थी, और उससे बिल्कुल साफ तौर पे ये अंदाजा लगाया जाए नेताजी की तस्वीर वो हाँ, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती उनके व्यक्तित्व से रही। निश्चित रूप से, बिल्कुल।
तो यहाँ वो वही गोल फ्रेम वाले चश्मा, वो 50 रुपया भी, मैं BN बैजल ऑप्टिकल्स के जो इस समय हैं सोनू बैजल जी, मैं उनसे मिला, उनका इंटरव्यू भी मैंने अपलोड किया है। उन्होंने बताया कि उनका चश्मा आज भी हमारे घर पे रखा हुआ है। 50 रुपया भी उन्होंने एडवांस कर दिया था, लेकिन जब हल्ला होने लगा कि अरे नेताजी, तो वो भाग के अपनी गाड़ी में बैठ गए और चले गए। उस समय 50 रुपए का चश्मा, हाँ उस समय ये 58 की बात है। 58 की। और लगभग उसी समय, चूंकि जिस घर में रहते थे तो मकान मालिक से भी थोड़ा सा उनका वो अनबन हुई, तो उन्होंने रात को, जैसा कि राजकुमार शुक्ला जी ने मुझसे बताया, कि रात को 9-10 बजे के करीब भगवान जी ने, यानी नेताजी ने सरस्वती माता से कहा, जो राजकुमार शुक्ला जी की जो माता जी थी उनका नाम सरस्वती माता था, और ये भगवान जी जो थे यानी हमारे नेताजी, उनको प्यार से जगदम्बे माँ कह के पुकारते थे। तो उन्होंने कहा, जगदम्बे माँ, अब चलो यहाँ से आज हम लोग निकल चलते हैं, काफ़ी दिन यहाँ हो गया रहते हुए, लोग जानने लगे हैं। तो वहाँ से वो निकले, और जो वर्तमान में हनुमंत धाम है, ये अवध क्लार्क होटल के पीछे हनुमंत धाम के बगल में आप जाएंगे, देवराहा घाट है। उस समय वो राम घाट हुआ करता था। यहाँ पर एक पुराना मंदिर है शंकर जी का, इसमें ये रात्रि को साधना करने भी आते थे भगवान जी। इनको वो स्थान मालूम था। वहाँ से निकले ये लोग, आके इन सीढ़ियों पर, एकांत हुआ करता था उस समय, तो गोमती की सीढ़ियों पर उन्होंने 2.5 महीने गुजारे। इन्होंने सुरेंद्र चौधरी को भी सूचना नहीं थी। जब ये स्थान छोड़ते थे तो अपने पीछे वाले साथियों को छोड़ देते थे, किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि प्रचारित प्रसारित होकर इनको रहना नहीं था। तो यहाँ 2.5 महीना उन सीढ़ियों पर कपड़े से घेर के ये जीवन गुजारे। उसके बाद बरसात का समय आने वाला था। सरस्वती माँ को इन्होंने नीमसार भेजा, वहाँ वो मुरारका धर्मशाला में एक स्थान देख के आई। ये लोग यहाँ से चले गए नैमिषारण्य। मुरारका धर्मशाला में 2.5-3 महीना, जैसा कि शुक्ला जी ने बताया। उससे पहले, शुक्ला जी से मुलाकात के पहले मैं नैमिषारण्य गया था भगवान जी के इन स्थलों की खोज में। तो वहाँ के जो मुरारका धर्मशाला के वर्तमान प्रबंधक पंडित राजेश्वर त्रिवेदी जी मुझसे मिले। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था कि मतलब भगवान जी वहाँ एक शिवालय में रहते थे, लेकिन राजेश्वर त्रिवेदी जी ने कहा कि नहीं, मेरी मुरारका धर्मशाला में भी वो रहे हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है ऐसे कह रहे हों, लेकिन राजकुमार शुक्ला जी ने इसकी पुष्टि की बाद में कि वो मुरारका धर्मशाला में 2.5 महीना रहे। उसके बाद उस शिवालय में, जो चक्र तीर्थ है उसके बगल में एक शिवालय है, शिवालय में चले गए। लगभग 5 साल वहाँ रहे। घोर विपन्नता का जीवन जिया वहाँ इन लोगों ने। एक आलू में सब्जी बनती थी, राजकुमार जी बताते थे कि हम तीनों लोग खाते थे उसमें। इस तरह का जीवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जिया। वहीं पर एक परिवर्तन आता है। अतुल सेन नाम के एक व्यक्ति जो नेताजी से पूर्व परिचित थे, वो वहाँ पर तीर्थाटन करने आते हैं और उस मंदिर तक पहुँचते हैं। नेताजी की आवाज़ सुनते हैं। वो जाके कलकत्ता में इसकी चर्चा करते हैं, और कलकत्ता के फिर आज़ाद हिंद फौज के लोग, पवित्र मोहन राय वगैरह, यहाँ पे उनसे जुड़ जाते हैं। फिर ये यहाँ से निकलते हैं दर्शन नगर। एक संक्षेप में आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ रहे। अयोध्या के दर्शन नगर राजा साहब का लखपेड़वा बाग है अयोध्या के राजा का, वहाँ रहे ये, मिश्रा जी का। हाँ, मिश्रा जी का। फिर वहाँ से ये चले जाते हैं अयोध्या की लाल कोठी में, लगभग 1 साल वहाँ रहते हैं। उसके बाद ये वहाँ से निकल जाते हैं बस्ती के लिए। नवल किशोर श्रीवास्तव जी एडवोकेट, उनके मकान में 6 महीना। और उसके बाद राजा बस्ती की सरिस्ता कोठी में लगभग 8.5 साल रहते हैं। धनतेरस के दिन 1974 में टांडा के जमींदार श्री हरिश्चंद्र मिश्र जी, उनका भी इंटरव्यू मैंने अपलोड किया हुआ है। इंटरव्यू इसलिए सबका ले लिया मैंने, जिसका ले पाया, जिन्होंने स्वीकार किया कि हाँ आप ले सकते हैं, कि बाद में ये ना कहे कोई कि हवा में इन्होंने, हाँ, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया है। 85 साल के हैं हरिश्चंद्र मिश्र जी। वो अपनी फिएट कार में बैठा के इनको धनतेरस के दिन 1974 में राजा साहब की कोठी से उठा के अयोध्या के नए घाट में, नया घाट पर पंडा रामकिशोर मिश्र जी के मकान में लाते हैं। रामकिशोर मिश्र जी के मकान में रहते हैं कुछ दिन, 4-6 महीना। वहाँ से राम जन्मभूमि के ठीक पीछे गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड है, देखा होगा आपने। उस ब्रह्मकुंड में एक सरदार जी का मकान था। सरदार जी का मकान किराए पे लेते हैं।
लगभग 3 साल वहाँ रहते हैं। वहाँ से ये फिर अयोध्या की छोटी देवकाली आप देख रहे होंगे मंदिर, देख रहे हैं। गली जा रही है, उसमें एक लखनऊआ आता है। मंदिर एकांत स्थान था, उस समय निर्जन था, जंगल सख्त था, उसमें ये रहते हैं करीब 2.5-3 साल। और 82-83 के बीच में ये अंत में आते हैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर। श्री शक्ति सिंह जी जो भाजपा के नेता हैं वर्तमान में, उनके बाबा श्री गुरुदत्त सिंह जी सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। 1949 में जब भगवान राम का प्रकटीकरण हुआ है उस मंदिर में उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला लेके लिख के रिजाइन कर दिया। तो वो उनका बनवाया हुआ मकान, उसमें ये संयोग की बात है, उसमें ये आते हैं और लगभग 2.5 साल वहाँ जीवन गुजारते हैं। 16 सितंबर 85 को ये इनका देहावसान होता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मिश्रा जी। इनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पर किसी मानव काया का अंतिम संस्कार होता ही नहीं है। नेताजी का? हाँ, भगवान राम ने जल समाधि ली थी गुप्तार घाट पर, गोप्रतार तीर्थ जिसका प्राचीन नाम था। हाँ, गुप्तार घाट भगवान राम ने वहाँ जल समाधि ली। कहते हैं कि तब से लेकर आज तक किसी मानव काया का वहाँ अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, नहीं किया गया है। एक बात। दूसरी बात, वो सेना की जमीन है और सेना की जमीन में सेना की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन 3 घंटे किसी की चिता जल रही है और कहीं से कोई विरोध नहीं हो रहा है, गोपनीय ढंग से प्रशासन और पुलिस की नज़र है उस चिता पर, क्या बात। तो वो व्यक्ति कौन हो सकता है? उसके अलावा जो सत्ता सरकारों को भी हमारी पता रहता था। मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, 76 में एक एसएसपी फैजाबाद हुआ करते थे श्री गणेश्वर झा साहब। वो एक पत्रकार श्री वीरेंद्र मिश्र जी हैं, अयोध्या में आज भी जीवित हैं, 81 साल के हैं। मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया जी। वो द ब्लिट्ज, द करंट जैसे अखबारों के बिल्कुल जी पत्रकार हुआ करते थे। वो इनसे मिलना चाहे भगवान जी से, इन्होंने मिलने में आनाकानी की, तो इन्होंने एसएसपी को पत्र लिख दिया। बता रहे थे, खुल के बताते हैं सारी चीज़ें, मैंने इंटरव्यू उनका लिया है, यूट्यूब पे वो भी मिल जाएगा। तो इन्होंने एसएसपी साहब को पत्र लिखा कि ये बाबा संदिग्ध प्रतीत होता है, रात को इसके यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोगों का आवागमन होता है, इसकी जांच की जानी आवश्यक है। एसएसपी साहब ने भी इसको गंभीरता से ले लिया। रात के 9 बजे लगभग अयोध्या कोतवाल साहब को तत्कालीन लेके ये वहाँ छापा मार देते हैं। छापा मारने के जो अयोध्या में आज भी कहते हैं लोग, 2.5 से 3 घंटे के अंदर रात में इनके स्थानांतरण का पत्र आ जाता है कि आप शाहजहांपुर जाके ज्वाइन करें। तो आप सोचिए क्या वो हस्ती रही होगी, कौन रहे होंगे वो। मैं खोजते खोजते श्री गणेश्वर झा साहब को नोएडा में जाके उनसे मिला। उनकी बड़ी कृपा रही मुझ पर, उन्होंने मुझसे मिलने का समय दिया। आपने देखिए ये वृत्तांत तो जो आपने बताया, हाँ, ये निश्चित ही बहुत गूढ़ विषय का था। और जिस तरीके से आपने बताया अनाथ जी, हाँ, अपने थोड़ा सा साहित्यिक परिवेश में और उन चीज़ों को फील करके, तो निश्चित ही कहेंगे कि वो तमाम चलचित्र जो है रेखांकित होकर हमारे मन मस्तिष्क में उभर आए, क्योंकि हम लोगों ने उनको पढ़ा है। जिस भौकाल की आज बात होती है कि तुम जांच करवा लोगे तो हम ट्रांसफर करवा देंगे, हाँ, वो आपने उस समय का बता दिया कि 2 से 2.5 घंटे के अंदर। हाँ। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि सेना की जमीन पर पांव नहीं रख सकते जी, बिल्कुल। और चिता जब भी जलती है हमारे हिंदू संस्कार में 3 से 3.5 घंटा जलने में मनुष्य के शरीर को लगता है जी। 4 से 4.5 कुंटल लकड़ी लगती है और आम की लकड़ी होती है, हर जगह मिलती भी नहीं है, लाई जाती है। हाँ। गुप्तार घाट जहां पर यह संभव ही नहीं था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर के करीब एकदम, जो भगवान राम का मंदिर है जी जी जी, उससे मात्र 150 से 200 मीटर दूरी के अंदर वो उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जो कि बिल्कुल असंभव था। वहाँ से एक जमथरा नाम का शमशान घाट है जो 2 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, वहाँ पर अंतिम संस्कार होते हैं। यहाँ पर कभी नहीं हुआ है। और सेना की ज़मीन में, अच्छा ये भी बताते हैं, बहुत से लोग हैं और उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, बहुत कम लोग उनसे मिल पाते थे। वो पर्दे के पीछे हमेशा रहते थे, किसी के सामने नहीं आते थे। उनमें डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े वकील लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग उनके संपर्क में रहते थे। डॉक्टर बी राय साहब तो आज भी यहाँ पर हैं लखनऊ में, यद्यपि वो
वो भी जो उनसे जुड़े रहे लोग रहे, चूँकि बड़ा गोपनीय रहता था उनका मैटर, तो ये लोग किसी से आज भी मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुल के इस मैटर पे बोलते हैं। तो ये भी बताया गया कि उस समय चाहे संयोग की बात रही हो, चाहे जानबूझकर किया गया हो, गोलियां कुछ ही दूरी पर वहाँ पर डोगरा रेजिमेंट का फायरिंग रेंज है उनकी, तो उनकी चिता जलने के दौरान फायरिंग भी हो रही थी। हो सकता है एक सवाल हमारे मन में आया है जी, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका जवाब देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। हाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब भी आप बात बता रहे हैं, जितनी भी बातें बता रहे हैं, आई थिंक कांग्रेस गवर्नमेंट जी का इसमें कहीं ना कहीं उस समय में राज था, शासन था। बिल्कुल। क्या नेताजी पसंद नहीं करते थे कांग्रेस को? क्योंकि जिस तरीके से इतना आपने घटना वृत्तांत शोध के आधार पर बताया, इसलिए मेरा क्वेश्चन है, मैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पॉलिटिकली बोलना चाहेंगे या नहीं बोलना चाहेंगे। मौजूदा समय में योगी सरकार है, आपने एक ऐसे योद्धा के बारे में लिखा है, इतना महत्वपूर्ण शोध किया है, तो दोनों सवाल के जवाब अगर आप देना चाहें, क्या नेताजी और कांग्रेस में उस समय विभेद था? मौजूदा समय की योगी सरकार से आप अगर मांग करना चाहें नेताजी के लिए, तो एक साहित्यकार के तौर पर, एक शोधकर्ता के तौर पर क्या मांग करेंगे? तो पहले मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर दे देता हूं जी, ये आपका विवेक। जी, अगर मैं कोई मांग करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, तो मैं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और मांग करूंगा कि इतना बड़ा योद्धा, इतना महान योद्धा, जिसकी वजह से हम आजाद हुए, जिसने बड़े परिवार में जिसने जन्म लिया था, आईएएस जैसी नौकरी को जिसने ठोकर मारी, और जिसने 40 साल 28 दिन अज्ञातवास में काटा, भगवान राम से भी बड़ा वनवास इनका था और पांडवों से भी बड़ा अज्ञातवास और वनवास इनका रहा। उस महान योद्धा के लिए उनकी बातें हमारा देश जानना चाहता है। हो सकता है सरकारों की मजबूरियां हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध खराब होने की संभावनाएं हों, लेकिन जब व्यक्ति या सरकार अपने पर आ जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारी सरकारों से निवेदन है, विशेषकर भारत सरकार से, कि नेताजी के इस प्रकरण को सार्वजनिक किया जाए और सबके सामने लाया जाए कि हाँ, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो 16 सितंबर सन 1985 को यहाँ पर जिनका देहावसान हुआ। सरकारों को पता है पूरी तरह, आईबी की फाइलों में सब कुछ है, कुछ गोपनीय नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार से अगर मांग करना चाहूंगा तो मैं माननीय योगी जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि जो 2760 वस्तुएं अयोध्या के कोषागार में, ट्रेजरी में आज भी रखी हुई हैं, जो चीख चीख कर नेताजी के नेताजी होने की गवाही देती हैं, वो सारी वस्तुएं सार्वजनिक कर दी जाएं। हो सके तो उसी गुप्तार घाट में एक विशाल संग्रहालय बनवा के, अयोध्या राम कथा संग्रहालय में इनकी कुछ वस्तुएं प्रदर्शित थीं, लेकिन इस समय वो भी नहीं पता चल रहा कहाँ पे रखी गई हैं। जहाँ भी होंगी सुरक्षित होंगी, लेकिन अगर गुप्तार घाट में इनके नाम का एक संग्रहालय बनवा के और इनकी 2760 वस्तुएं सबके दर्शनार्थ, शोध कर्ताओं के शोधार्थ रख दी जाएं, तो ये देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर, विश्व के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। आपने शुरू में एक प्रश्न किया था मिश्रा जी, आरएसएस से क्या इनके संबंध थे? तो मैं बता दूं कि आरएसएस के श्री जो गुरुवर थे गोलवलकर जी, उनके अनेक पत्र उस भवन में पाए गए हैं। अयोध्या 2760 चीजों में वो भी शामिल है। वो पत्र हैं, काशी नरेश के पत्र हैं, अब्दुल गनी खान केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनके पत्र हैं, नेताजी के माता पिता का चित्र पूजा स्थल पर, आप किसी दूसरे के माता पिता का चित्र कोई क्यों रखेगा? बिल्कुल। तो ये था। और दूसरा आपने एक प्रश्न पहला पर किया था कि कांग्रेस से इनके क्या संबंध रहे, तो परिस्थितियों पर सब कुछ निर्भर करता है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी उस समय
वैश्विक परिदृश्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि इनको अज्ञातवास में जाना पड़ा, गुमनाम होना पड़ा। और व्यक्ति की अनुपस्थिति में तो चीज़ें बदल जाती ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इतना अवश्य कहूँगा कि भारत लौटने के बाद कांग्रेस की बाकायदा जानकारी में थे नेताजी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे संपूर्णानंद जी। श्री संपूर्णानंद जी लखनऊ में जब सरदार जी के मकान में ये रहते थे तो उनसे मिलने की बातें आती हैं कि वो मिलने भी जाते थे, चूँकि पूर्व के संबंध थे। उसके अलावा 1973 में इंदिरा जी के मिलने की बात कही जाती है अयोध्या के उस गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड वाले मकान में, कि इंदिरा जी उनसे मिलने आई थी। ये पंडा रामकिशोर मिश्र जी के सुपुत्र हैं, श्री नंद कुमार मिश्र जी, वो भी बताते हैं। अयोध्या के और भी लोग बताते हैं। उसी मकान के ठीक बगल में उस समय उनका बचपन था। श्री गुरबीर सिंह जी सोढ़ी आज भी हैं, वो तो हम ही लोगों की उम्र के हैं, वो उस समय छोटे थे। उनका भी कहना है कि यहाँ पर इंदिरा जी का आगमन हुआ था उनसे मिलने के लिए। मोरारजी देसाई के मिलने की बात कही जाती है। एक श्री रविंद्र शुक्ल जी थे, उसमें गवाह थे, नेताजी के बहुत करीबी थे गुमनामी बाबा के। उन्होंने तो स्पष्ट बताया है कि प्रणब मुखर्जी को अपनी स्कूटर से बैठा के मैं लाया था, बेड़ा धर्मशाले में मैंने उनको रोका था। उस समय वो किसी मंत्री पद पे हुआ करते थे, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं उनको तब पहचानता नहीं था। सन 85 के पहले की बात है। मैंने उनको अयोध्या में भ्रमण कराया, उन्होंने भगवान जी के लिए बहुत सी चीज़ें खरीदी, वो लाके उनको दिए। तो प्रणब मुखर्जी साहब के उनके वहाँ आगमन की बात होती है। मोरारजी देसाई के मिलने की बात कही जाती है। और सबसे बड़ा प्रमाण जो एसएसपी साहब का स्थानांतरण होने की बात कही जाती है, सन 76 में कांग्रेस की ही सरकार थी। अगर एसपी साहब वहाँ जाते हैं, उनका 2-2.5 घंटे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इससे भी सिद्ध होता है कि तत्कालीन सरकार के संपर्क में थे वो, तत्कालीन आईबी के संपर्क में थे वो। बीएन अरोड़ा साहब साकेत महाविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। ऐसा अगर ना होता तो एक आईपीएस का ट्रांसफर 2 से 2.5 घंटे में संभव तो ना हुई होता। मैं मिला था साहब से, श्री गणेश्वर झा साहब से, बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई। हालांकि बाद में वो थोड़ा सा बात को घुमा दिए, लेकिन बातों से सहमत हुए वो शुरुआत में। और भी श्री विक्रम सिंह साहब से आप मिलिए, बिल्कुल, वो तो खुल के कहते हैं कि वो गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। श्री करमवीर सिंह साहब सन 1985 में जब इनकी मृत्यु होती है भगवान जी की, तो करमवीर सिंह साहब एसएसपी फैजाबाद हुआ करते थे, उनसे भी मैं मिला। यद्यपि उन्होंने बहुत खुल के नहीं, बात को थोड़ा घुमाया। एडिशनल एसपी हुआ करते थे उस समय श्री एसके सक्सेना साहब, बाद में वो आईजी पद से 2006 में रिटायर हुए, उनसे भी मैं मिला। बहुत लोगों से मिला। तत्कालीन जो वहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे, आईएएस अधिकारी श्री कमल टावरी साहब, उनके तो उनसे मिलने की बात कही जाती है कि रात में उनके जाते थे, मिल के आते थे संपर्क में वो, और डीआईजी साहब रहा करते थे अजय राज शर्मा साहब। तो मैं टावरी साहब से भी मिला। यद्यपि लोगों ने बात को घुमाया, इन लोगों की भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि श्री गणेश्वर झा साहब ने लास्ट में खुल के कहा कि ये सब मुझसे मत पूछो, ये सब मुझसे मत पूछो, नहीं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आज भी चूंकि जो, और हम अपने वीडियो एडिटर से कहेंगे कि इस रील को जरूर काटें और जरूर दिखाएं कि जो व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर रहा है कि नेताजी जैसी शख्सियत से उनका सामना हुआ, मुलाकात हुई, अगर आज उनके बारे में कोई बात करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई आखिर कौन करेगा। और मैं केंद्र सरकार और प्रदेश की योगी सरकार से भी यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि उनकी बातों को व्याख्यात करना चाहिए, ताकि आने वाली देश की पीढ़ी उन संघर्ष गाथा को जान सके कि किस प्रकार से हमें आज़ादी मिली थी, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। अनाज जी, बड़ा प्रकीर्ण विषय हो गया और हमें लगता है कि इस पे हमारी वार्ता कभी समाप्त हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि निश्चित ही बहुत बड़ा विषय है। कुछ थोड़ा सा संक्षेप में और आते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में। लखनऊ एंथम आपने लिखा। जी जी। वीर रस में आप अधिकतर जो है जी, श्रृंगार रस का बड़ा स्कोप है, तो वीर रस क्यों? और थोड़ा सा लखनऊ एंथम के बारे में। श्रृंगार रस, सही कह रहे हैं। उस समय जब से लेखन कर रहा हूँ तब तो मैं युवा ही था जी। और हूँ तो अभी भी युवा। लेकिन लिखा मैंने श्रृंगार भी,
श्रृंगार भी मैंने काफ़ी लिखा और पुस्तकों में संग्रहित भी हैं रचनाएं वो श्रृंगार की। जी जी। वीर रस तो मैं मंचों पे जाने लगा था 96-97 में से मैंने प्रारंभ किया था। और पहला मंच मुझे दिया श्री अरुणेश मिश्र जी ने सीतापुर के। उसके बाद लखनऊ वगैरह श्री विनय वाजपेयी जी वगैरह बड़े भाई हुआ करते थे हमारे, ये सब उस समय हमको मंच देने लगे थे, तो मैं मंचों पे जाने लगा था। तो मंचों पर एक हमारी विधा हो गई ओज की। लोगों ने कहा कि ओज की रचना आप ज़्यादा अच्छी पढ़ते हैं, तो उस वजह से, और चूंकि राष्ट्रीय विषयों से मैं हमेशा जुड़ा रहा, लेखन भी करता रहा। चंद्रशेखर आज़ाद जी पर मैंने बहुत से छंद लिखे। वो सिर्फ लिखे नहीं जी, अनहद जी सुनेंगे भी, क्योंकि तब भी मैंने सुना था हाँ, और आज भी हम सुनेंगे और हमारे दर्शक भी सुनेंगे। तो याद आता है तो बिल्कुल अभी सुनाता हूँ। और चूंकि राष्ट्रीय विषयों से हमेशा लगाव रहा, तो इसलिए ओज का कवि में मंचों पे माना गया। यद्यप 2015-16 से मंचों पर भी आना जाना मेरा बिल्कुल बंद है, कुछ विभागीय व्यस्तताओं के भी चलते उस समय, और कुछ अपना भी कह लीजिए कि विरक्ति सी होने लगी। तो लेखन में लगातार लगा रहा मैं। और 2010 में मेरी अंतिम 2025 में ये मेरी जो अभी तक की अंतिम पुस्तक है, ये गुमनाम योद्धा, ये आई है। तो ये 10वीं पुस्तक है मेरी। उसके अलावा 3 पुस्तकें और मेरे द्वारा लिखी जा चुकी हैं, जो अभी प्रकाशन जिनका नहीं हुआ है। जी। तो लखनऊ एंथम के बारे में थोड़ा सा। लखनऊ एंथम का तो बताऊं, डालीबाग तिलक मार्ग पर हमारा पुलिस महानिदेशक कार्यालय हुआ करता था। वहीं बगल में दैनिक जागरण अखबार का कार्यालय है। तो मैं अपने कार्यालय में, गोपनीय कार्यालय में बैठा हुआ था। मैंने देखा अखबार में मांगा गया था लखनऊ एंथम हेतु गीत मांगे गए थे रचनाकारों से। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे मैंने भी वहीं एक गीत लिख डाला लखनऊ पर। और हमारे जो साहब के सीए गोपनीय वैयक्तिक सहायक जो होते हैं, उन्होंने विनम्रतापूर्वक उसको टाइप कर दिया। मैंने उनसे निवेदन किया तो वो टाइप कर दिए और मैंने ले जाके दैनिक जागरण के बक्से में उसको डाल दिया। वो संयोजक था दैनिक जागरण उस कार्यक्रम का। उस समय 2012 की बात है, मायावती जी की सरकार थी अंतिम चरण में। उस समय कुछ योजना रही होगी सरकार की या इन संस्थाओं की, तो मैंने भी डाल दिया। डालने के बाद मैं भूल गया। करीब 1.5-2 महीने बाद मैं देख रहा हूं कि 6 गीत छपे हैं दैनिक जागरण में। उसमें एक मेरा भी गीत है। बहुत बढ़िया। तो पता लगा कि वो 6 गीत चयनित किए गए हैं। वहाँ के लोगों ने बताया, दैनिक जागरण वालों ने, कि 20,000 गीत आए थे पूरे प्रदेश देश से। तो उसमें ये 6 गीत विद्वानों की समिति ने चयनित किया है। फिर उन पर वोटिंग हुई काफ़ी दिन। अच्छा। वोटिंग हुई। बाद में मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका गीत चयनित हो गया है, लखनऊ एंथम बन गया है, उदित नारायण जी ने उसको गाया है, आदेश श्रीवास्तव उसको संगीत दे रहे हैं, जो फिल्म के संगीतकार थे। तो मेरे लिए तो खैर प्रसन्नता की बात थी ही। उसका लोकार्पण माननीय अवस्थी जी के द्वारा और अन्य युगल किशोर जी थे संगीत के, तो इन लोगों के द्वारा फन माल में किया गया था। तो इस तरह से मेरा गीत लखनऊ एंथम बन गया था उस समय। अच्छा, आपकी साहित्यिक रचना और आपका साहित्यिक प्रेम बताता है, पीछे पूरा बैकग्राउंड, पूरा कमरा सम्मान से भरा पड़ा हुआ है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र सम्मान भी आपको मिला। हाँ, अपने आप में एक साहित्यकार के लिए, गीतकार के लिए बड़ी उपलब्धि हो जाती है जब उसकी रचना को लोग पसंद तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो पारितोषिक मिलता है। पहला अनुभव क्या था आपका जब सबसे पहली बार आपको किसी आपकी पद विधा या गद्य विधा के लिए सम्मानित किया गया? श्रेष्ठ युवा रचनाकार सम्मान। पहली बार में ही अगर श्रेष्ठ युवा रचनाकार सम्मान मिल जाए तो साहित्यकार के लिए बड़ी बात होती है। ये युवा रचनाकार मंच का मैं आभारी हूं, जिसने मुझे ये पहला सम्मान दिया। और उसके बाद तो बहुत से पुरस्कार, लगभग 150-200 के आसपास पुरस्कार सम्मान मिलते रहे शासन के द्वारा। और व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी मुझे बड़ा स्नेह दिया लोगों ने। मैं सभी संस्थाओं का और साहित्य प्रेमियों का
भारत की और प्रदेश की जनता का मैं आभारी हूँ कि जितना कुछ मैंने किया उससे ज़्यादा उन्होंने हमेशा मुझे दे दिया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार अभी आपने कहा, मेरी समग्र साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए ये अभी 2025 में मुझे शासन के द्वारा दिया गया, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, और मैं संस्था का आभारी हूँ। मेरी साहित्य सेवा को उन्होंने ध्यान में रखा और लखनऊ के मालवीय सभागार में पंडित ब्रजेश पाठक जी के द्वारा गत वर्ष मुझे ये प्रदान किया गया था। निश्चित है, हम तो अपेक्षा यही करेंगे कि आपको नित ऐसे सम्मान मिलते रहें, साहित्य को और ज़्यादा आप ऊंचाइयों पर ले जाएं, साहित्य की सेवा ऐसे ही करते रहें। एक रिसर्च भी आपने कर दिया और निश्चित सी बात है कि बहुत अच्छा। युवा गीतकार आजकल चर्चाओं में है, कुछ नाम हैं जी, उनके पास न सिर्फ आवाज़ है बल्कि शब्द हैं, छू रहे हैं शब्दों को। क्या लोगों से जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्या उनको कहना चाहेंगे? बहुत से हमारे युवा गीतकार मित्र हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा लिख रहे हैं। एक नाम जो अशोक पांडे अनाहत को दिल को छूता हो, एक तो रामायणधर द्विवेदी, ये बालक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिख रहे हैं ये सब। और भी कई नाम हैं अचानक जो नहीं दिमाग में आ रहे हैं। स्वयं श्रीवास्तव जी हैं, मनिका दुबे, हाँ, ये सब युवा पीढ़ी, कविता तिवारी, हाँ, ये सब नाम काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। और जितना अच्छा लिख रहे हैं उतना ही अच्छा पढ़ रहे हैं, प्रस्तुतिकरण। हाँ, हमारे साथ के, मेरे साथ के थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपके प्रियांशु गजेंद्र जी। तो हम लोग तो बहुत मंच साथ में उस समय किए, तो ये सब तो रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। हाँ, बहुत अच्छा उस समय भी ये गीत पढ़ते थे। और अब की आने वाली जो पीढ़ी जो इस समय पढ़ रही है, इसका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत से साहित्यकार हैं। हाँ, आपने कहा उनको कुछ सुझाव देने की बात, तो साहित्य को जिए, सुझाव यही होगा कि कभी अपने लेखन से समझौता ना करें, अपनी मूलता को, मौलिक भावनाओं को बरकरार रखें और स्वस्थ लेखन करें। यही सलाह है मेरी अपनी युवा पीढ़ी से। बाकी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी युवा पीढ़ी का जो इस लेखन के क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो अशोक जी, समय की बाध्यता के चलते हम चाहते तो आपसे वार्ता और लंबी करना है, लेकिन हमारे दर्शक भी ऊब जाएंगे और हम चाहते हैं कि जिस विषय पर हम लोगों ने बात की है, ये विषय कई लाख लोगों तक पहुँचे। एक हम अपने देश के उन सेनानियों के बारे में उस पीढ़ी को बता सकें जो आज सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील स्क्रॉल करने में लगी हुई है। उन्हें नहीं पता है कि क्या कुछ संघर्ष किए गए हैं और उन संघर्षों को किस तरीके से उकेरा गया है। तो आपने जिन शख्सियत को सुना, इनका नाम अशोक पांडे अनाहत है। आप न सिर्फ एक साहित्यकार हैं बल्कि एक शोधकर्ता भी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। साहित्य की सेवा के लिए, धार्मिक विषयों के लिए इन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली। उस दौरान एक अधिकारी थे IPS दिनेश कुमार सिंह। उन्हें लगा कि शायद ये फैसला इनका जल्दी का होगा, जिसके कारण उन्होंने इनके परिवार को ही बुला लिया। हालांकि मनसा साफ थी, जब हम कोई सेवा का संकल्प ले लेते हैं तो उसे पूर्ण करने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अशोक पांडे अनाहत जी की जो संकल्प था वो ये था कि एक योद्धा के बारे में पूरी देश दुनिया को बताया जा सके। और आज वही शोध एक पुस्तक का रूप ले चुका है। लखनऊ एंथम गीत को भी इन्होंने रचा था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहित्य की सेवा ये लगातार कर रहे हैं और अभी भी इनकी पुस्तकें प्रकाशन में लगी हुई हैं। युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है। बहरहाल इस वीडियो को अगर आप देखें तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्होंने स्वतंत्रता के उन सेनानियों की गाथाओं को इग्नोर किया है, जिन सेनानियों ने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।